नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एसिड बेस सॉल्ट का वीडियो 3 लेकर आ गया हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आगे का थ्योरी जो आपको पढ़ाऊंगा वो विदाउट एक्टिविटी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इसमें आपको एक्टिविटी जो है उसके साथ जो है थ्योरी को क्लियर करूंगा। तो एक्टिविटी 2.8 इसको आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा। तो उसमें क्या है कि एक बीकर लिया गया है और इस बीकर में स्टार्टिंग में तो जो डाला गया है वो एसिड है, और इसमें क्या क्या की चीज़ चेक करके हम लोग चेक करने के लिए डालेंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये कुछ मान लीजिए बेस है, इस पे ये कील है, यहाँ से 2 वायर, ये नेल है, आयरन का हो गया, वो मेनली रूप से वो मेटल है और कंडक्टर ऑफ द हीट है, कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे ये बैटरी है, ये बल्ब हो गया, ये स्विच हो गया। चलिए आप इस फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये जानना है कि जैसे आप HCl डालिए या H2SO4 डालिए, ये एसिड है, उसके बाद आपको और क्या यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है? तो यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जा रहा है ग्लूकोज और एल्कोहल। ग्लूकोज C6H12O6 और एल्कोहल। तो एल्कोहल कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, ये जैसे आपका एथेनॉल है, और मेन ये एथेनॉल जो है इसका क्या खासियत है कि ये जो हम लोग देखते हैं वाइन, उसमें ये एथेनॉल ही होता है। और जो आप सुनते हैं कि जहरीली शराब या जहरीली जो चीज़ आ जाता है वो होता है मेथनॉल। ये आपको आगे पढ़ना है। इसी के कारण से एक कार्बन कमी होने से एथेनॉल की जगह मेथनॉल बन जाता है, और वो जो शराब या जो वाइन है वो आपका जहरीली हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े हैं कि एसिड वो है जो H+ आयन को रिलीज करता है। तो क्या हर कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर जैसे कभी भी किसी भी मतलब वायर में करंट जब सर्किट पूरा होता है तभी जो है ये मान लीजिए ये बल्ब है तो ये ग्लो करेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे आप अगर करंट का फ्लो देखिएगा इन जनरल कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो ये 2 तरीक़ा से करता है। एक करता है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा जो करता है वो करता है आयोनिक। तो सॉल्यूशन में ना आयोनिक ही होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कहाँ होता है? तो वो होता है मेटल में। जैसे कि जो वायर से फ्लो ऑफ करंट होता है तो वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के कारण ये होता है मेटल में, ये वायर में। और आयनिक कब होता है? जब वो सॉल्यूशन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किए हैं। तो यहाँ करंट तभी फ्लो होगा जब आयन के रूप में कोई भी कंपाउंड टूटेगा। तो एसिड जब H+ और Cl- में टूट जाएगा, या जब हम इसमें H2SO4 डालते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2H+ एंड प्लस SO4 2-, ये आयन के रूप में टूटेगा। तो यहाँ करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जब हम ग्लूकोज और एल्कोहल डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो ये बताता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल से हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया गया कि जितने भी कंपाउंड जो H+ को मतलब रखे हुए हैं, जिनके पास H+ है, कंटेन किए हुए हैं, वो जरूरी नहीं कि एसिड है, क्योंकि वो H+ आयन जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक वो एसिड नहीं होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट वही उसी चीज़ को बता रहा था। सिमिलरली जब हम इसमें बेस डालेंगे NOH
या CaOH का होल ट्वाइस, तो ये जो बेस है ये भी आपका आयन के रूप में टूट जाता है, Na प्लस और प्लस OH माइनस, ये यहाँ पे टूट गया। तो जैसे ही टूटता है तो बल्ब ग्लो करता है। तो इसमें भी क्या है, बेस का डिफिनेशन की OH माइनस को जो रिलीज करेगा वही आपका बेस है। तो जितना भी बेस इसमें आप डालिएगा वो सब में बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये आयंस के रूप में टूट रहा है। तो ये जो थ्योरी है ये हमको मतलब क्या बताता है कि मेनली रूप से एसिड के रूप में ये बताया गया कि जो हाइड्रोजन कंटेंट किए हुए हैं वो जरूरी नहीं कि एसिड है जब तक वो H+ आयन को रिलीज नहीं करे। और दोनों में सेम क्या हो गया, एसिड और बेस में यहाँ, तो एसिड और बेस में यहाँ सेम ये है कि दोनों ही आयन को रिलीज करता है और बल्ब ग्लो करता है। आयन फ्री आयन इनके पास होता है जिसके कारण से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी से यही थ्योरी को बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी आप देखिएगा, तो ये एक्टिविटी 2.9 में, तो आप इसमें देखिएगा कि क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या है कि पहले से सोडियम क्लोराइड है, मान लीजिए ये है, ये ऐसे करके मान लीजिए NaCl है, सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl है, और इसमें जो है ये डाला जा रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 हम समझ रहे हैं कि इसमें पानी की मात्रा मतलब वाटर का जो अमाउंट है वो जितना चाहिए उतना ही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जा रहा है, इसमें आ रहा है ये H2SO4। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जैसे मतलब ये डाल के इसको हम लोग पैक कर देते हैं। ये एक ड्राई ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा तो वो बोला जा रहा है कि जब यहाँ से जो गैस इसमें रिलीज हो रहा है उसको आप चेक कीजिए लिटमस से, उसको चेक कीजिए लिटमस से, है ना। और ये लिटमस जो है दो तरह का से केस कीजिए, चेक कीजिए, एक ड्राई और दूसरा वेट। अच्छे से एकदम समझिएगा ये। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, तो रिएक्शन यहाँ होता है H2SO4 और सोडियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करके बनाता है HCl, और यही गैस के फॉर्म में होता है, और सॉल्ट बनाता है Na2SO4 सॉल्ट। देखिए यहाँ ये एसिड, यहाँ ये सॉल्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बना, एसिड बना, लेकिन डिफरेंट एसिड, और सॉल्ट भी बना तो डिफरेंट एसिड, यही HCl गैस के रूप में जाता है। तो इसको हमको ड्राई रखना है, ड्राई यानी वेट नहीं रखना है। तो ड्राई रखने के लिए मान लीजिए HCl में मान लीजिए थोड़ा सा भी कभी मॉइस्चर अगर आ गया तो उसका क्या एक उपाय है कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। यानी अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर है तो इसको उस कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट ट्यूब से अगर हम इसको पास कराएंगे तो ये पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा। अब जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ड्राई लिटमस लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कलर चेंज नहीं करता, चूंकि HCl एसिड है तो हम यहाँ पे इसको लेते हैं ब्लू, तब ये रेड कलर में चेंज होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम वेट लेते हैं तो ये रेड कलर में चेंज होने लगता है। तो देखिए सिंपल सा बात समझिए कि जो लिटमस है वो अपना कलर चेंज जो करता है वो तभी करता है जब रिएक्शन होता है, और रिएक्शन तभी होगा जब फ्री आयन होगा। तो ड्राई में क्या होता है कि HCl का फ्री आयन नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही इसको हम वेट करते हैं तो जो लिटमस है वो H+ आयन जो फ्री है उसके साथ प्रोडक्ट बनाता है, और इस प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो होता है रेड।
तो जब आप ड्राई किए हुए थे तो H प्लस आयन फ्री ही नहीं हो रहा था, तो ये रिएक्शन ही नहीं हुआ। उसी सिमिलरली लिटमस को जब हम OH माइनस आयन फ्री रहता है तब जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर होता है ब्लू, तो देखो इस बात को समझना होगा हमको। हाँ, और एक चीज ये भी जान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये रिएक्शन आपको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने का जरूरत है और ये जानना भी चाहिए कि लिटमस जो है कलर चेंज कैसे करता है, तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब फ्री आयंस प्रेजेंट होगा। और फ्री आयंस कब प्रेजेंट होगा? जब वो वेट होगा, एक्वस होगा। ड्राई में फ्री आयंस हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि जब गैस ड्राई या गैस वेट में भी रहता तो भी आपका ये कलर चेंज कर लेता, या लिटमस वेट में रहता है, यानी कहीं भी उसको एक्वस मिल जाएगा तो वो फ्री आयंस कर देगा। तो जब H प्लस आयन के साथ प्रोडक्ट बना था जो कि एसिड के साथ है, इस कारण से उसका कलर रेड होता है, और जो प्रोडक्ट बना था OH माइनस में तो वो ब्लू होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता होगा, है ना। तो इस कारण से हम लोग क्या जाने कि एसिड जो है लिटमस का कलर चेंज तो करता है, लेकिन उसके लिए उसका फ्री आयंस का होना जरूरी है, और तभी वो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थ्योरी हम लोग को जानने का जरूरत है, तो इसको मैं एक्टिविटी 2.10 के साथ ही क्लियर करते चला जाता हूँ, जो कि नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे हमको बस यही जानना था कि ड्राई रहेगा तो कलर चेंज नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा? क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिलीज ऑफ आयंस नहीं होगा, एसिड से H प्लस आयन और बेस से OH माइनस आयन। नेक्स्ट 2.10 है, एक इसमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको भी अच्छे से हमको समझ लेना चाहिए कि जैसे दो चीज बोला जाता है। एक मान लीजिए कि इसमें आपका एसिड है और ये मान लीजिए कि वाटर है। तो देखिए मतलब दो चीज़ है, आपको जैसे डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट क्या करना है? वाटर का प्रेजेंस जो है बढ़ाना है। तो ठीक है, डाइल्यूट उसको बाद में जानते हैं, पहले हमको ये जानना है कि इसमें जैसे हम लोग एसिड में वाटर डालें, ठीक है, और यहाँ वाटर में हम लोग एसिड डाल रहे हैं, एसिड। तो हमको ये जानना है कि कौन सा प्रोसेस सही है, यही एक्सपेरिमेंट आपको करके बताया गया, कौन सा प्रोसेस सही है। तो ये जो प्रोसेस है ये सही है, ये प्रोसेस गलत है। अब क्यों गलत है? तो देखिए क्या है कि जब हम वाटर और एसिड को मिक्स करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इससे जो है एनर्जी जो है रिलीज होता है ना। तो जब ये एक्सपेरिमेंट आप करिएगा, जो सही प्रोसेस है, तो आप जब बीकर को टच कीजिएगा तो ये थोड़ा सा ठंडा होके रहेगा। कैसा होके रहेगा? कूल हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि एनर्जी का रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये जब हम इसमें एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इसको हमको कंटिन्यूसली स्टीयरिंग भी करते रहना है, जिससे कि एनर्जी जो है वो पूरा का पूरा मिल जाए, एक जगह पे वो कंसंट्रेट नहीं करे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, जैसे ही हम वाटर इसमें डालते हैं, तो ये अचानक से क्या होता है कि इतना एनर्जी रिलीज होता है कि ये स्प्लेश आउट होता है। और स्प्लेश आउट मतलब ये भक से जलता है, और ये जो ऐसा होता है तो ये आपको बर्न कर सकता है, यानी कि इस तरीका से अगर हम करेंगे तो हार्मफुल हो सकता है मेरे लिए। और साथ ही साथ जिस पॉइंट पे ये होगा प्रोसेस स्प्लेश आउट या बर्न का, स्प्लेश आउट का, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि बीकर जो है वो ब्रेक भी कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि मेन जो है अचानक से इतना एनर्जी इसमें रिलीज होगा, है ना, और सब एनर्जी ही देने वाले हैं, एसिड से एनर्जी ही निकलेगा, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो वो कारण है कि हम अगर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे हम ही हार्मफुल हो जाएंगे। लेकिन जैसे इस प्रोसेस में हम जाते हैं तो वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और ये खासियत आपको एसिड में नहीं है। तो यही कारण है कि हम जो है
वाटर में एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर को। और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। तो ये 2.10 है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज़ और बता रहे थे कि जैसे जो रिलीज होता है H+ आयन, वो एक्चुअली क्या बना लेता है वाटर में प्रेजेंट रहने से, H3O+ आयन, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये याद रखना है। और जो बेस है वो OH- आयन के रूप में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि कुछ वो बच गया आपका थ्योरी, तो अल्कली बेस क्या होता है कि जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होता है वो बेस आपका अल्कलीज बेस कहलाता है। तो जितना भी बेस है वो सब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा ये जो मेटल है ये आपका एस ब्लॉक का मेटल है, ये आगे पढ़िएगा, ये अल्कली मेटल कहलाते हैं। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये आपको आगे पढ़ना है। तो इनका जो भी बेस है वो वाटर सॉल्युबल है, वो वाटर सॉल्युबल है ना। तो ये चीज़ पूछा गया है कि ये एक जगह आपको पूछा गया, आप जब आप पढ़िएगा तो आपको पूछा गया है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें जो जो बेस का हम लोग यूज किए हैं तो वो वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है। तो वहाँ पे है NaOH और आपका एक बेस है KOH। तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जितने भी बेस होंगे इसके ये वाटर सॉल्युबल हैं। उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल जो 5th चैप्टर है उसमें आप पढ़िएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ग्रुप है, ये सारा मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। तो ये इनका जो बेस है वो वाटर में स्प्रेंगली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी वो सॉल्युबल है। तो जो कंपाउंड वहाँ पे जो पूछा गया है 2.1 के टेबल में, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो ये सॉल्युबल कितना है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है। ये सॉल्युबल कितना है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है। और एक कंपाउंड, एक बेस और दिया था NH4OH, तो ये आपको याद रखना है कि ये वाटर में सॉल्युबल है। तो 5 के बारे में पूछा गया, तो मैंने आपको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश किया कि अल्कली मेटल जो है उसका जितना भी बेस है वो सारा का सारा वाटर सॉल्युबल है। तो आपसे पूछा किसका गया था, NaOH और KOH का, तो ये सॉल्युबल है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, स्प्रेंगली सॉल्युबल है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल है। तो वो क्या हो गया, स्लाइटली सॉल्युबल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक कंपाउंड क्या है, NH4H, ये सॉल्युबल है। तो हाँ, ये सॉल्युबल है, तो इसको देख लीजिएगा। और ये इस 2.10 के प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या ध्यान में रखना है। हम लोग वाटर को डालते हैं ना कि एसिड को, और जब वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, कि डाइल्यूट किया हमने एसिड को। और उसी तरीके सिमिलरली आपका बेस का भी होता है। अब इसके आगे मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी आपको मैंने क्लियर कर लिया, और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन है, चूंकि हमने थ्योरी और एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ लिया, एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लिया, तो हमको नहीं लग रहा कि यहाँ पे ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। तो पहला जो सवाल है कि वाई HCl and HNO3 ETC सो एसिडिक कैरेक्टर, तो यहाँ तो सिंपल क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये H+ आयन को रिलीज करता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर है। वाइल सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड स्लाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट एसिड कैरेक्टर। तो ये जो एक्टिविटी, जो आज मैंने फर्स्ट एक्टिविटी ही आपको बताया था 2.8, उस एक्टिविटी को अगर अच्छे से आप समझते हैं तो आपने देखा था कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया था। किस केस में, जब एल्कोहल था,
एल्कोहल CH3OH या कोई भी एल्कोहल था, और ग्लूकोज जो था C6H12O, तो ये ग्लो नहीं किया था, दैट मीन्स कि H प्लस आयन रिलीज नहीं हुआ था, इस कारण से ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, और जबकि HClHNO3 रिलीज करता है, इस कारण से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो यही इसका सिंपल सा आंसर है। आप एक्टिविटी 2.8 को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंडक्टर होता है वो दो तरीका से होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आपको मिलता है मेटल में, और दूसरा होता है आयोनिक, यानी आयंस आपके पास होना चाहिए, वो भी फ्री। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है मेटल में, इस कारण से जो मेटल जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी थी का। और सॉल्यूशन में अगर आयंस फ्री है तो वो कंडक्ट करेगा। तो एक और सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि एसिड होने के कारण H प्लस आयन रिलीज करता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल एक और भी बहुत अच्छा है। जैसे ये वाटर है, अगर ये फ्री वाटर है ना, तो ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें सॉल्ट डाल दिए NaCl, तो ये वाटर में जाके Na प्लस Cl माइनस आयन फ्री हो जाता है, और उसके बाद ये कंडक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि सॉल्यूशन में फ्री आयंस होना प्रेजेंस है तभी होगा। और एसिड का सॉल्यूशन क्यों कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि H प्लस आयन फ्री होता है। नेक्स्ट, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ड्राई होना चाहिए, और ये चूंकि मैंने आपको बता चुका है, ये भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया 2.9 के एक्सपेरिमेंट में। मैंने क्या बताया कि जो लिटमस है, एक्चुअली जो लिटमस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसका कलर होता है रेड। और ये रिएक्शन कब होगा, एसिड में जब H प्लस आयन रिलीज होगा। और H प्लस आयन रिलीज कब होगा, जब वो वेट होगा। तो या तो लिटमस वेट हो या तो एसिड वेट हो, तभी H प्लस आयन रिलीज होगा और तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जब वो ड्राई है दोनों, तो ना H प्लस आयन रिलीज होगा, ना ये प्रोडक्ट बनेगा, ना कलर चेंज होगा। सिमिलरली अगर यही सवाल आपसे बेस में पूछा जाए तो उसका भी जवाब यही होगा कि जब तक रिलीज OH माइनस आयन फ्री नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्लू कलर का होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन हमको समझना है इसका कंसेप्ट कि लिटमस जो है कलर चेंज करता है, वो करता है किस कारण से, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट करता है किससे, H प्लस हो या OH माइनस आयन से। और ये रिलीज आयन कब होगा, जब वो वेट होगा। तो इस सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड वाटर एंड नॉट वाटर। देखिए, यही चीज मैंने आपको बताया था। ये जो एक्सपेरिमेंट था 2.10 एक्टिविटी, उसी में ये चीज मैंने क्लियर किया था। क्योंकि अगर आप एसिड में वाटर को डालिएगा तो होगा क्या कि जो एनर्जी, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो एनर्जी जो रिलीज होगा वो स्प्लेस आउट होगा, यानी एक अचानक से बाहर आएगा। और वो जब भी जैसे ही ऊपर बाहर आएगा तो वो बर्न कर देगा, क्योंकि एनर्जी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वाटर में ये चीज कीजिएगा तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन क्या होता है कि वाटर एनर्जी को सोख लेता है, और इसको हम लोग स्टीयरिंग भी कर देंगे तो ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन एसिड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एनर्जी दे ही रहा है, तो ये क्या लेगा, तो ये सारा एनर्जी क्या हो जाएगा, स्प्लेस आउट हो जाएगा, और ये बर्न करेगा, यानी हम लोग को हार्मफुल करेगा। और जिस पॉइंट पे होगा वहां पे बीकर भी जो है वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। तो इसका ये जवाब है। नेक्स्ट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस अफेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये H3O प्लस है। ये मैंने आपको बताया था कि जो H प्लस आयन जो रिलीज होता है वो एक्चुअली सिंगल ना रह के वाटर के साथ रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट के रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन। अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन
ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो जब इसको डाइल्यूट कीजिएगा यानी इसमें वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा कीजिएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन कमेगा, कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि एच कंसनट्रेटेड जो एसिड होता है उसमें क्या होता है, H प्लस आयन प्रेजेंस ज़्यादा रहता है बाय वॉल्यूम, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ाइएगा और एसिड उतना ही है तो H प्लस आयन तो फिक्स हो गया, वो तो उतना ही है, लेकिन आपने उसका वाटर के साथ वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, यानी कि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, है ना। कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या है, मतलब नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर बेस में बात करिएगा तो नंबर ऑफ OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम वाटर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हैं लेकिन H प्लस आयन तो उतना ही, क्योंकि एसिड तो बढ़ाया नहीं है, इस कारण से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो OH माइनस आयन, ये अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया कि OH माइनस आयन ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, तो जो बोला जा रहा है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, हम जितना बेस डालेंगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो है, जो फर्दर जो हम डाल रहे हैं वो 100% बढ़ रहा है, वो 100% बढ़ रहा है। तो जो फाइनली रिजल्ट आएगा कंसंट्रेशन का, जो फाइनली रिजल्ट होगा कंसंट्रेशन का, वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है कि आप रिएक्ट करवाइए, रिएक्शन लिखिए और प्रोडक्ट लिखिए। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2 प्लस H2, और बैलेंस भी करना है। तो मैं बैलेंसिंग आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में बताया था, आप इसको ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, तो ये प्रोडक्ट बना लेगा MgCl2 प्लस H2। नेक्स्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस एल्युमिनियम, तो ये बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। सॉल्ट तो बनाना ही बनाना है, जितना भी प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, और प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा। एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है +3 और सल्फेट का होता है -2, तो इसका इस पे और इसका उस पे, इसलिए ये प्रोडक्ट बना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, तो आयरन का क्लोरीन का देखिए -1, आयरन का अगर कुछ नहीं दिया है तो +2, तो FeCl2 प्लस H2। अगर यहाँ पे ऐसे करके दे देता 3 तो इसका मतलब बैलेंस ही हो जाता है इसका 3, तो प्रोडक्ट बनता है FeCl3 प्लस H2। इन जनरल नहीं दिया है तो +2। तो यही आपका है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, इसको भी बना लीजिए। जितना भी एक्टिविटी और थ्योरी मैंने बताया उसको अच्छे से देख लीजिए, और प्रॉब्लम भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ pH। ये यूनिवर्सल स्केल है आपका, किसी भी एसिड का pH और बेस का भी pH मतलब मेज़र करने का, और फिर इसका क्या इम्पोर्टेंट है एवरीडे लाइफ में pH का। और जो क्वेश्चन से बुक में और 28 पेज नंबर का जितना भी 3-4 क्वेश्चन होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, तीनों वीडियो को देखकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।